फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल दो मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं, जहां पे आप जीएस को बिल्कुल सामान्य तरीकों से समझते हैं और साथ ही उनसे बने हुए प्रश्नों को भी देखते चलते हैं। आइए आज समय नष्ट न करते हुए सीधे आते हैं मुद्दे पर। आज हमने डीपीएसपी में अनुच्छेद 44, 45 एवं 46 को देखना है। याद रखिए, एक पूरी तरह से सीरीज हमने बना रखी है डीपीएसपी में, शुरुआत से लेकर इसका अंत तक। आप हमें दो चीज कमेंट करेंगे कि भारतीय संविधान में डीपीएसपी कहाँ के संविधान से लिया गया है और किस भाग में किस अनुच्छेद से कहाँ तक है। ऐसा हमने हर एक वीडियो में, जब वीडियो बनाया है तब भी हमने ऊपर में दो दो तीन तीन लाइन में लिख रखी है, लेकिन आज के इस वीडियो में हमने उसको हटाया है और ये आपके ऊपर दायित्व दिया है कि आप उसे कमेंट करें। याद रखिए, डीपीएसपी कहाँ के संविधान से लिया गया है, इससे दर्जनों बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। संविधान के किस भाग में अनुच्छेद कहां से कहां तक है, इससे भी पूछे गए। चलिए आइए देखते हैं। अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, इसका हेडिंग है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। देखिए, अपने देश में ये सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक आती है, खास करके राजनीति में ये मुद्दा बहुत सूट करता है, तो इससे सवाल भी बहुत बार पूछे जाते हैं। भारत राज्य के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रयास करेगा, यानी कि राज्य जो है, स्टेट जो है, पूरे देश के लिए एकल कानून की क्या कहते हैं, प्रयास करेगा। अब आप पूछेगा कि श्रीमान एकल कानून क्या होता है या एकल कानून क्या होता है, क्या पूरे देश में अलग अलग कानून है? नहीं, यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सिविल संहिता, आपराधिक संहिता नहीं, सिविल संहिता। आपराधिक संहिता अलग है, सिविल संहिता अलग है। सिविल संहिता में होता है शादी विवाह होना, गोद लेने की प्रथा इत्यादि जो होता है, इसको सिविल संहिता में रखा जाता है, यानी कि समाज से बने हुए वैसे कानून जिससे समाज का धार्मिक संचालन होता है, समाज का सामाजिक संचालन होता है, समाज के प्रतिदिन के जो कार्य होते हैं समाज के रूप में, वैसे नियमों को इस सिविल संहिता में रखा जाता है या माना जा सकता है। अब अपने देश में शादी विवाह करने के 3 कानून हैं। पहला कानून हिंदू कानून, दूसरा कानून मुस्लिम कानून और तीसरा भारत सरकार का कानून। यदि समान नागरिक सिविल संहिता आ जाएगी तो दोनों कानून हट जाएंगे और सिर्फ भारत सरकार का कानून ही प्रभावी रहेगा। अब इसको ऐसे भी समझिए, जैसे मेरी शादी हुई थी, तो मेरी शादी आज से बहुत साल पहले हुई थी, तो उस समय सरकार को तो कुछ पता नहीं था, हमने अपनी शादी कर ली। लेकिन जब हम बिलगाव यानी कि डाइवोर्स के लिए जब सरकार के पास जाएंगे तो सरकार के पास लिखेंगे कि हमने हिंदू विधि से शादी की थी, सरकार उसको एक्सेप्ट कर लेगी, मान लेगी, लेकिन अलग नहीं हो सकते, अलग होने के लिए सरकार एक होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार अन्य धर्मों में होता है, उनकी अपने विधि विधान है, लेकिन जब सिविल कानून लागू हो जाएगा तो सारी शादी, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सारी शादियां एक ही तरीके से फिर होंगी। भारत जैसे देश में वर्तमान में भी यह थोड़ा सा बहुत कठिन काम है। समाज अलग है, क्या बोलते हैं, धार्मिक धर्म अलग है, एक ही धर्म में धार्मिक कानून फिर अलग अलग हो जाते हैं। मान के चलिए कि जो कश्मीर के हिंदू हैं या मुसलमान हैं, केरला के जो हिंदू और मुसलमान हैं, दोनों में बहुत अंतर हो जाता है, उनके विधि विधान में भी अंतर हो जाता है, तो एक ही कानून में सबको बांध देना थोड़ा सा अव्यवहारिक तरह की चीज हो जाती है। इसलिए सरकारों ने अभी तक इस पर कोई काम विशेष रूप से नहीं किया है। हालांकि सवाल कि क्या करना चाहिए, तो बिल्कुल यदि राष्ट्र की एकता की बात हो, सामाजिक समरूपता की बात हो और सबसे बड़ी बात व्यक्तिगत यानी कि किसी एक व्यक्ति की गरिमा और उसकी स्वतंत्रता की बात हो, तो जरूर इस तरह का कानून लागू होना चाहिए। हमने इसको एक पॉइंट में रखा है, जो पीसीएस वाले लोग होते हैं ना, उनको पॉइंट चाहिए, ठीक है। यह एक कानूनी विषय नहीं है, याद रखिए, समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता कानूनी विषय नहीं है, बल्कि एक विमर्श है। विमर्श किस चीज का है? सामाजिक न्याय का। किसका बाबू? सामाजिक न्याय का, लैंगिक समानता का, धार्मिक स्वतंत्रता का एवं राष्ट्र की एकता का। राष्ट्र में जब एक कानून ही नहीं रहेगा तो राष्ट्र एकता किस बात की रहेगी? याद रखिए कि कभी कभी हमारा धर्म जो है, हमारी जो रीति रिवाज है, हमारे जो क्या बोलते हैं सामूहिक कानून होते हैं, वो व्यक्तिगत कानून के आड़े आ जाते हैं। वहां पे सरकार या संस्थाएं जो होती हैं, कोई भी हो, उसमें फिर वो सामूहिक की ओर झुक जाती है, व्यक्तिगत की ओर से थोड़ा सा हट जाती है, तो ये सब चीजें प्रभावित होती है।
सवाल आपसे यहां से दो पूछेगा। पहला, भारत में एक समान सिविल संहिता की बात कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 44। भारत का एकमात्र राज्य जहां यूसीसी लागू है तो गोवा में है। बाकी कोई राज्य है तो कमेंट कीजिएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। गोवा में, तो गोवा में इसलिए लागू नहीं है कि ये लागू कर दिए थे। गोवा बहुत दिनों तक पुर्तगाली शासन में था। पुर्तगाली शासन ने भाई अपना सिस्टम बना रखा था, अपना कानून बना रखा था, तो वही कानून आज तक वहां लागू है। इसी कारण कहा जाता है कि गोवा में यूसीसी बिल नहीं, समान सिविल संहिता लागू है। देखिए बिल वाला हम बोल दे रहे हैं। चलिए आइए अगला देखते हैं। अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा की व्यवस्था। और यही पूछेगा, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा की व्यवस्था का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 कहता है कि राज्य 6 वर्ष से कम बालकों के प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा की व्यवस्था करेगा। राज्य करेगा। कौन करेगा बाबू? राज्य करेगा। और यह जो रूप है 6 वर्ष वाला 86वां संविधान संशोधन में 21A को जोड़कर वर्तमान रूप दिया गया। यह भी प्रश्न पूछता है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 45 को वर्तमान रूप, पहले 14 वर्ष था, ठीक है, अभी इसको 6 कर दिया गया, वर्तमान रूप दिया गया है। तो 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन में 21A जोड़ा गया, जहां बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। बात समझ रहे हैं? ये सब वीवीआईपी है, इतना बार पूछता है कि आप गड़बड़ाइएगा नहीं। इसके साथ हमने इसका जिक्र इसलिए किया है कि आपको इसकी बात बता दो। अब कहिए कि श्रीमान राज्य कहां से व्यवस्था करेगा? वो बालकों के लिए, छोटे छोटे बालकों के लिए दुग्ध उपलब्ध करवाएगा जो होते हैं, या उससे भी सरकार नहीं होती है तो क्या घोषणा करती है कि जो भी बच्चा हमारे इलाके में जन्म लेगा, मतलब जिस किसी भी राज्य में जन्म लेगा पंजीकृत संस्थान से, हम उसे महीने में 1500 रुपया, 1200 रुपया, 1100 रुपया, 2000 रुपया सरकारें अपनी हैसियत के अनुसार या अपने क्या बोलते हैं बजट के अनुसार उसको देती है। क्यों देती है? क्योंकि सरकार का एक काम है कि इसके लिए व्यवस्था करेगा। सरकारी विद्यालयों में देखिएगा मिड डे मील आता है, वहां पे जो खिलाया जाता है। इसके अलावा सरकारी जो क्या बोलते हैं हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां जो बच्चा होता है छोटा छोटा, उसको दूध दिया जाता है। ये सब व्यवस्थाएं किस लिए की गई हैं? ताकि इन सब अनुच्छेदों को प्रयोग में लाया जा सके, और इन्हीं सब अनुच्छेदों से प्राप्त शक्तियों के आधार पर कोई भी सरकारी काम करती है, और आप इसके विरुद्ध कोर्ट में नहीं जा सकते। बस समझ रहे हैं ना? हाँ। अगला है अनुच्छेद 46। देखिए अनुच्छेद पढ़ लेना बहुत आसान बात होता है, लेकिन उससे संबंधित जो परियोजनाएं होती हैं उनको जान लेने से आपको पूरा क्लियर रहेगा और कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा। बहुत सा ऐसा प्रोग्राम होता है, मैं हो सकता हूँ मैं अभी कैमरे पर हूँ तो भूल रहा हूँ, बहुत सा ऐसा प्रोग्राम होता है। आप अपने नोटबुक में खुद से नोट कर सकते हैं कौन कौन से प्रोग्राम चलते हैं। जैसे आंगनबाड़ी चलता है, छोटा छोटा बच्चा का पढ़ाने का आंगनबाड़ी चलता है ना। अब आप विरुद्ध में नहीं जा सकते हैं कि आंगनबाड़ी में सब बच्चा, छोटा छोटा बच्चा को खिला पिला रहा है, झूठ मूठ का, सब कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार का दायित्व है, राज्य का दायित्व है कि वो छोटे छोटे बच्चों को अच्छे पोषण आहार दे और उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करे। तो आंगनबाड़ी आपको अनुच्छेद 45 में अच्छी तरह का एक उदाहरण मिलेगा। क्या मिलेगा? आंगनबाड़ी। समझ रहे हैं बात को? अगला है अनुच्छेद 46। 86वां को ध्यान रखिएगा। 86वां के तहत इसको रूप दिया गया है, और 86वां 21A में ये मूल अधिकार दे दिया गया है। 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाना है, ये बच्चों के लिए मूल अधिकार है। आप उसको ऐसा नहीं कह सकते हैं कि नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे, हम स्कूल नहीं खोलेंगे। नहीं, ये उसका मूल अधिकार, उसको पढ़ाना है। हालांकि ये मूल अधिकार वाला श्रेणी में आएगा, वहां देखेंगे ध्यान से, यहाँ नहीं। ये हमने सिर्फ इसलिए लिया है कि ये दोनों को मिला करके भी प्रश्न पूछ लेते हैं। चलिए अगला है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 कहता है SC, ST एवं अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि एवं उनका शोषण से बचाव। अब ये क्या चीज है? देखिए यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य दुर्बल वर्ग है। सरकार क्या करेगा कि उनके अर्थ, शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि एवं उनका शोषण से बचाव करेगा। देखिए सरकार का मूल काम होता है गरीब से गरीब, साधारण से साधारण, गिरे से गिरे हुए जो लोग हैं उनको उठाना, लेकिन
जो बड़े लोग हैं, जो पहले से प्रिविलेज प्राप्त लोग हैं, उनको दबाना नहीं। ऐसा नहीं है कि वो उनको दबा दिया जाएगा, इनको उठा लिया जाएगा, नहीं, वो उठे हुए उठे रहे, हमको कोई मतलब नहीं है, इन्हें उठाना उसका काम। तो इनको उठाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलती हैं, जैसे छात्रवृत्ति योजना, गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना चलता है, ट्राइबल सब प्लान, ट्राइबल क्षेत्रों में एकलव्य विद्यालय, आरक्षण व्यवस्था, ये सब चीजें जो हैं वो अनुच्छेद 46 को, अनुच्छेद 46 को प्रासंगिक बनाने के लिए लाई जाती है। एक चीज और यहां से पूछेगा, अच्छा एक चीज क्या पूछेगा जानते हैं, एक तो सीधे पूछ लेगा कि अनुच्छेद 46 में क्या वर्णित है, या SC ST एवं दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के वृद्धि के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो 46। या ये भी पूछ देगा छात्रवृत्ति योजना, ट्राइबल सब प्लान, एकलव्य विद्यालय, आरक्षण व्यवस्था इत्यादि अनुच्छेद किस अनुच्छेद से संबंधित, अनुच्छेद नहीं किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आप 46 पकड़ लेंगे। लेकिन एक प्रश्न जो पूछेगा वहां गड़बड़ा जाएगा, उसको भी बता देता है। यहाँ पे लिखा है अन्य दुर्बल वर्ग, अन्य दुर्बल वर्ग। ये अन्य दुर्बल वर्ग क्या होता है, तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अलावा भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो लगभग उसी की श्रेणी में है, परंतु उसमें नहीं आते। तो उनका उत्थान कैसे होगा, तो संविधान में उनका भी ख्याल रखा है। संबंधित राज्य बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तमिलनाडु है, केरल है, कहीं की भी सरकारें इस चीज को निर्धारित करती हैं कि कौन उसमें आएगा। और एक बार जब वो आते हैं तो फिर उनके लिए तरह तरह की योजनाएं परियोजनाएं लाई जाती हैं, ये राज्य स्तर पे। इसके अलावा केंद्र स्तर पे केंद्र सरकार भी बार बार क्या मतलब है कि बार बार अपना पर्यवेक्षण करवा करके किसी किसी वर्ग को दुर्बल वर्ग में लाते रहती हैं। तो राज्य स्तर पे राज्य लाएगा, केंद्र स्तर पे केंद्र लाएगा। तो ये पूछेगा आपसे कि अन्य दुर्बल वर्ग का निर्धारण कौन करता है, तो याद रखिएगा कि राज्य स्तर पे राज्य करता है और केंद्र स्तर पे केंद्र करता है। तो जब केंद्र करेगा तब तो पूरे भारत में एकरूपता रहेगा, लेकिन राज्य वाला में अलग अलग हो जाता है। तो यही से देखिएगा कुछ जातियां झारखंड में अलग श्रेणी में आएंगी, परंतु वही बिहार में अलग श्रेणी में आ जाएगा, पश्चिम बंगाल में अलग श्रेणी में आ जाएगा, मध्य प्रदेश में अलग श्रेणी में आ जाएगा। क्यों, वहां की राज्य सरकारें कर रही हैं। हालांकि किसी भी वर्ग को दुर्बल वर्ग में शामिल करने के कुछ मानक रखे गए हैं और उन मानकों के आधार पर ही इस दुर्बल वर्ग का निर्धारण होता है। तो यहाँ 3 चीज रखिएगा, SC ST एवं अन्य दुर्बल वर्ग। और अन्य दुर्बल वर्ग में ये नहीं लिखा गया कि कौन जाति है क्या है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, वहां लिखा हुआ अन्य दुर्बल वर्ग और ये चुना जाता है। बहुत तरह की चीजें हैं, सरकारें बहुत सारे के काम करते रहती हैं। हमारे देश में जाति प्रथा एक कड़वी और ऐतिहासिक सामाजिक सच्चाई है और बहुत सारा लोग, बहुत सारे वर्ग, बहुत सारे समूह इसी सच्चाई में इतने नीचे दब गए कि वर्तमान में उनको ऊपर लाने के लिए सरकारों को बहुत तरह के काम करना पड़ता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो 44, 45, 46। आशा है कि आप इसको समझ पाए होंगे। फिर से आग्रह कर लूं, खुद से नोट्स बनाएं, उन नोट्स को अपने से लिखें, समझें, देखें और हाँ, इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप चैनल पर जाएं, जहां पे इससे संबंधित नोट्स भी मिलेगा और प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो भी मिल जाएगा, यानी कि मॉडल सेट भी मिल जाएगा PYQ के साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।